ये वो साम्राज्य था जिसे कोई भी ताकत तलवार के दम पर झुका नहीं पाई, लेकिन इसे हराया गया कागजों से। क्या हो अगर हम कहें कि एक ऐसा साम्राज्य भी था जिसकी ताकत जमीन पर नहीं बल्कि समुद्र की लहरों पर राज करती थी। जरा इस बात की गहराई को समझिए। पूरे अरब सागर में सिर्फ एक झंडा देखकर यह तय हो जाता था कि कोई जहाज अपनी मंजिल तक पहुंचेगा या नहीं। ये था उनका दबदबा, उनकी हुकूमत। अगर वो झंडा नहीं दिखा तो समझ लीजिए कि उस जहाज के कप्तान की रातों की नींद उड़ चुकी है। अब इन्हें समुद्री लुटेरों का कोई गिरोह समझने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। नहीं, ये एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड, अनुशासित और चालाक राजवंश था, जिसने अपना साम्राज्य तलवार के जोर पर नहीं बल्कि व्यापार, कूटनीति और अपनी जबरदस्त समुद्री ताकत से खड़ा किया था। तो चलिए इस अनोखे साम्राज्य की कहानी में उतरते हैं। सवाल यह है कि आखिर कैसे इस राजवंश ने इतनी बेहिसाब ताकत और दौलत हासिल की? क्या थी इनकी स्ट्रैटेजी? देखिए, ये सब एक बहुत ही सोची समझी प्लानिंग का हिस्सा था। उन्होंने समझ लिया था कि आने वाला वक्त जमीन का नहीं, समंदर का है। तो सबसे पहले उन्होंने तोपों से लैस जहाज़ों की एक प्राइवेट नेवी तैयार की। फिर व्यापार के सारे समुद्री रास्तों पर अपना कंट्रोल जमा लिया और वहां से गुजरने वाले हर जहाज से एक सिस्टमैटिक टैक्स वसूलना शुरू किया। और बदले में वो क्या देते थे? डाकुओं से, तूफानों से, हर तरह के खतरे से सुरक्षा की पूरी गारंटी। और यही बात उन्हें बाकी सबसे बिल्कुल अलग बनाती थी। जहां दूसरे राजा महाराजा जमीन जीतने के लिए लड़ रहे थे, ये लोग पूरे समंदर को कंट्रोल कर रहे थे। जहां दूसरों को अपने किलों पर नाज था, इन्हें अपने लड़ाकू जहाजों पर भरोसा था। और सुनिए, इनकी सबसे बड़ी ताकत इनकी सेना नहीं बल्कि इनका इंटेलिजेंस नेटवर्क था, जो समंदर की हर लहर पर पैनी नजर रखता था। इनकी ताकत का अंदाजा बस इसी बात से लगा लीजिए कि जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार की इजाजत लेने पहुंची तो उन्हें साफ साफ कह दिया गया, व्यापार करना है तो हमारी शर्तों पर करना होगा, टैक्स भी देना होगा और हमारे नियम भी मानने होंगे। अंग्रेजों को ये बात हजम तो नहीं हुई, लेकिन उनके पास और कोई चारा भी नहीं था। उस दिन उन्हें समझ आया कि हिंदुस्तान में हर लड़ाई सिर्फ तलवार से नहीं जीती जाती। तो सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था। दौलत भी थी, ताकत भी थी, रुतबा भी था। लेकिन फिर इतिहास ने एक ऐसी करवट ली जिसने इस महान साम्राज्य की किस्मत को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। वो साल था 1857। पूरे भारत में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की आग भड़क उठी थी। कई रजवाड़े अंग्रेजों के खिलाफ उठ खड़े हुए तो कुछ ने उनका साथ दिया। लेकिन इस समुद्री साम्राज्य ने एक तीसरा, बिल्कुल अलग रास्ता चुना। इन्होंने फैसला किया कि ये न्यूट्रल रहेंगे, यानी किसी का भी पक्ष नहीं लेंगे। इसके पीछे का लॉजिक बहुत सीधा और साफ था। उनका मानना था कि जमीन पर जंग कोई भी जीते, चाहे विद्रोही या अंग्रेज, समंदर तो वहीं रहेगा और समंदर पर राज भी हमारा ही रहेगा। उस वक्त ये एक बहुत ही स्मार्ट मूव लग रहा था। अंग्रेज भी खुश थे कि चलो समुद्री रास्ते तो सेफ हैं, और विद्रोहियों को भी पता था कि इनसे कोई खतरा नहीं है। लेकिन कभी कभी इतिहास में जो फैसला सबसे समझदारी भरा लगता है ना, वही आगे चलकर सबसे बड़ी गलती साबित होता है। तो क्या यह फैसला वाकई एक समझदारी थी या एक ऐसी ऐतिहासिक भूल जिसने सब कुछ तबाह कर दिया? 1857 की क्रांति को कुचल दिया गया और भारत पर अंग्रेजों की पकड़ पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गई। और यहीं से शुरू होती है इस समुद्री साम्राज्य के पतन की कहानी। एक ऐसी हार जो किसी जंग के मैदान में नहीं लड़ी गई। ये वो साम्राज्य था जिसे कोई भी ताकत तलवार के दम पर झुका नहीं पाई, लेकिन इसे हराया गया कागजों से, नए नए कानूनों से और सरकारी दांव पेच के जाल में फंसाकर। ये एक ऐसी लड़ाई थी जिसके लिए वो कभी तैयार ही नहीं थे। लेकिन इस बर्बादी के पीछे सिर्फ अंग्रेज ही नहीं थे। जब राजा की मौत हुई तो उनके वारिस कमजोर निकले। वो लोग समंदर को बस नक्शों पर ही समझते थे, और तो और परिवार के अंदर ही दौलत और सोने के लिए झगड़े शुरू हो गए। जो साम्राज्य पीढ़ियों की मेहनत और समझदारी से बना था, वो अब अंदर से खोखला होने लगा था। और अंग्रेजों ने बस इसी कमजोरी का फायदा उठाया। पहले उन्होंने पोर्ट सिक्योरिटी के नाम पर बंदरगाहों पर कब्जा कर लिया। फिर ज्यादा सैलरी का लालच देकर उनके सबसे काबिल नाविकों को अपनी तरफ खींच लिया। देखते ही देखते नए कानून बनाकर उनकी प्राइवेट नेवी को ही गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। जहाज कबाड़ में बिक गए, कानूनी लड़ाइयां एक के बाद एक हारते चले गए, और अंत में वो आलीशान महल जहां से कभी पूरे समंदर पर हुकूमत चलती थी, एक मामूली सरकारी दफ्तर बनकर रह गया। तो आज उस शानदार साम्राज्य का क्या बचा है? क्या उसकी कोई निशानी बाकी है भी या नहीं?
आज अगर कोई उस इलाके में जाए तो शायद उसे कुछ टूटे फूटे घाट और समंदर के किनारे पड़े जंग लगे हुए लंगर ही मिलेंगे। लेकिन वहां के बड़े बुजुर्ग आज भी कहते हैं कि जब रात में सन्नाटा होता है तो समंदर की हवा अपने साथ उन पुराने नाविकों की फुसफुसाहटें लेकर आती है, मानो इतिहास अपनी भूली हुई कहानी खुद सुनाना चाहता हो। और शायद यही इस कहानी का सबसे कड़वा सच है। वो राजवंश समंदर का राजा तो बन गया, लेकिन वक्त का राजा नहीं बन सका। और वक्त के आगे तो बड़े बड़े साम्राज्य घुटने टेक देते हैं। ये सिर्फ एक राजघराने के खत्म होने की कहानी नहीं है, ये भारत के उस समुद्री इतिहास का एक पन्ना है जिसे भुला दिया गया। ये कहानी हमें बताती है कि भारत ने सिर्फ जमीन पर ही नहीं बल्कि समंदर पर भी शान से राज किया था। अब शायद वो महल और जहाज तो वापस नहीं आ सकते, लेकिन अगर उनकी कहानियां और यादें जिंदा रहीं तो इतिहास कभी नहीं मरता।